तारीखें गवाह है, जब भी दुनिया की ताकतें हद से ज्यादा जुल्म ढाने लगती हैं, जब जमीरों का सौदा होने लगता है और इंसानियत की आवाज दबा दी जाती है, तब कहीं ना कहीं कोई ऐसा उठता है जो सिस्टम को सीधी चुनौती देता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक नाम की है, इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ अफ्रीका के लिए उम्मीद बनकर उभरा, बल्कि एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पश्चिमी वर्चस्व की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने मौत को कई बार सामने से देखा और हर बार उसे मात देकर लौट आया। शुरुआत होती है अफ्रीका के दिल में बसे उस भूले बिसरे से गांव से, केरा, बुर्किना फासो। 1988, एक ऐसा साल जब दुनिया वैश्विक बदलावों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन केरा में हालात वही सदियों पुराने थे, गरीबी, भूखमरी और हजारों सपनों का दम घुटता भविष्य। और वहीं एक मामूली से घर में जन्म लेता है वो लड़का इब्राहिम। माँ चाहती थी बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इब्राहिम की आंखों में कुछ और ही आग थी। उसे बंदूकों की आवाजें पसंद नहीं थीं, लेकिन उसे वो चीखें याद थीं जो आतंकवाद की गोली से बुझी थीं। शायद यही वजह थी कि उसने ठान लिया वो बंदूक उठाएगा, मगर दूसरों की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क को बचाने के लिए। सेना में भर्ती होने के बाद उसकी बहादुरी जल्द ही सबकी नजरों में आ गई। माली में यूएन मिशन पर काम करते हुए इब्राहिम ने मौत को इतने करीब से देखा कि अब वो डरता नहीं था, सिर्फ सोचता था, कैसे बचाऊं अपनी जमीन, कैसे जगाऊं अपनी कौम। 2022 सितंबर, बुर्किना फासो का वक्त सबसे काले दौर से गुजर रहा था। आईएसआईएस और अलकायदा का ऐसा कहर टूटा था कि गांव के गांव उजड़ चुके थे। 20 लाख लोग अपने ही देश में बेघर थे, और ऊपर से एक राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमीबा जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ भाषण दे रहा था। लोगों को लगा अब सब खत्म। लेकिन तभी एक बवंडर उठा, रातों रात तख्ता पलट हुआ और सामने आया कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। सिर्फ 34 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बन गया। एक ऐसा युवा जिसकी आंखों में न कोई लालच था, न सत्ता की भूख, सिर्फ एक आग, अपने देश को आजाद देखने की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, फ्रांस के खिलाफ। बुर्किना फासो नाम भले आजाद हो, लेकिन असल में हर सोने की खान, हर यूरेनियम का टुकड़ा फ्रांस के कब्जे में था। सिर्फ 10% मुनाफा यहाँ की जनता को और बाकी सब पेरिस की जेब में। इब्राहिम ने ऐलान किया, या तो फ्रांस यहाँ से शांति से निकल जाए, या हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये सीधा युद्ध का ऐलान था, एक सुपर पावर के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय जगत हिल गया। क्या एक छोटा सा देश एक युवा राष्ट्रपति की अगुवाई में फ्रांस को चुनौती दे सकता है? लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इमैनुअल मैक्रो ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। बिना एक भी गोली चले फ्रांस भाग गया। दुनिया सन्न रह गई। और इसी मोड़ पर एक और मोहरा सामने आया, रूस। इब्राहिम ने बिना झिझक पुतिन से हाथ मिलाया, और रूस ने उसे सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया, हथियार भी दिए, ट्रेनिंग दी और दोस्ती भी। पश्चिम ने इब्राहिम को तानाशाह कहना शुरू किया, लेकिन अफ्रीका के युवाओं के लिए वो बन चुके थे मसीहा। हर भाषण में वो एक ही बात दोहराते, ये लूट अब नहीं चलेगी। अब हमारे बच्चों का खून सिर्फ दूसरों की तिजोरियां भरने के लिए नहीं बहेगा। और फिर वो बयान जिसने मुस्लिम दुनिया की आंखें खोल दी। इब्राहिम बोले, मैं हजरत बिलाले हबशी का वारिस हूँ। ये रंग, ये नस्ल मेरी ताकत है। और जो खुद को यतीम समझते हैं वो जान लें, मैं उनका भाई हूँ। उस दिन से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी से जोड़ने लगे। कुछ ने उन्हें नया बिलाल कहा, तो कुछ ने अफ्रीकी खलीफा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी असली लड़ाई बाकी है, अमेरिका से, ब्रिटेन से और उन संगठनों से जो दुनिया को अपने मुनाफे के लिए बारूद के ढेर पर बैठा रहे हैं। आज बुर्किना फासो की जमीन पर फिर से फसलों की हरियाली लौट रही है। सोने की खदानों का मुनाफा अब पेरिस नहीं, वागादुगू की गलियों में घूम रहा है। लेकिन क्या ये सब टिकेगा? क्या इब्राहिम ट्राओरे पश्चिम के जाल से खुद को और अपनी कौम को बचा पाएंगे? आपका इब्राहिम ट्राओरे के बारे में क्या सोचना है? क्या वो वाकई बन सकते हैं मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर नेता? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हर वो इंसान जिसे लगता है कि उसकी आवाज़ अब मायने नहीं रखती, उसे पता चले कि एक आवाज़ काफ़ी होती है बदलाव लाने के लिए।